सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। तो ये आज हमारा ज्योग्राफी जो सीरीज है फॉर एनडीए, तो उसका हमारा ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर कर रखे हैं। तो पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्स में हमने देखा था कि यूनिवर्स क्या होता है, गैलेक्सीज क्या होते हैं। हमने स्टार्स के बारे में, सन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था। अर्थ के वीडियो में हमने उसका शेप क्या है, उसका साइज क्यों है, क्या उसका शेप जो ऑब्लिट स्फेरॉइड है वो उसका शेप ऐसा क्यों है। फिर हमने पढ़ा था लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। हमने एवोल्यूशन भी देखा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, जो आज जो करंट फेज में है, ये करंट स्टेजेस में है, वो कैसे आए। फिर हमने देखा था टाइम जोन्स क्या होते हैं, टाइम इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। हमने सोल्स्टिसेस देखे थे, इक्विनॉक्सेस देखे थे। फिर हमने देखा था एक्लिप्स क्या होता है। एंड ये सब चीज़ें देख के हमने लास्ट वाला लेक्चर खत्म करा था। इस वीडियो में हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे अर्थ का क्या है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर के सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज में हमने एक सोर्सेज हम पढ़ेंगे जो सोर्स हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, वो है सीस्मिक वेव्स, जिसको अर्थक्वेक वेव्स भी बोला जाता है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम लक्षित सेन है। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक बार मैं मेरे बारे में दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम लक्षित सेन है और मैंने एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन आई हैव क्लियर्ड इट ट्वाइस, इन 2019 एंड इन 2021. Also, I have cleared the SSB interview and got recommended for NDA 147 from 2FSB Mysore. I had secured an AIR 389. तो मैं एक मेरिटियन कैंडिडेट था, बट क्योंकि मेरे मेडिकल में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था फॉर सम रीजंस, तो आई कुड नॉट ज्वाइन दी अकेडमी। एंड करंटली मेरा ग्रेजुएशन परस्यू चल रहा है, मतलब मैं मेरा ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, या फिर आपको कोई मतलब आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप यू आर वेलकम। एंड इफ अदर देन दैट, इफ यू वांट टू फॉलो मी, सो यू कैन फॉलो मी ऑन दिस इंस्टा आईडी। और आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आप उनसे क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हो। इसके अलावा जो भी मैं लेक्चर आपका लूंगा, जो भी मैं वीडियो दूंगा, उस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं इस ग्रुप में अपलोड कर दूंगा वंस द वीडियो गेट्स अपलोडेड। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये आप में से जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे, यू माइट बी थिंकिंग कि बार बार टी वाली स्लाइड क्यों डालता हूँ। तो जो आप मुझे रोज देखते हैं, जो मेरी वीडियो को रोज फॉलो करते हैं, तो उसको तो मुझे बारे में पता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो मुझे पहली बार देख रहा है, तो उसको मेरे बारे में इससे पता चल जाएगा। एंड दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मेरा चैनल जाके देखिए। एंड अगर आपको लगता है कि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एंड आई होप ये जो मैंने पीछे जो पिक्चर लगाई वो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताना कैसी लगी। तो अब हम जो इंटीरियर पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इंटीरियर पढ़ क्यों रहे, पहले हम वो तो समझे। यार, हम जो इंटीरियर हम अर्थ का पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम हमारा टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं, या हम उसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले वो तो समझना पड़ेगा कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है भी, या फिर बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो हमको पहले वो समझना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंस इसकी है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, पहले भाई अर्थ का सरफेस। एक रीजन ये है कि हम इससे अर्थ का सरफेस समझेंगे। अब अर्थ का सरफेस कैसे समझ में आ जाएगा, अगर आप अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करो, तो अर्थ का सरफेस काफी, मतलब उसमें वेरिएशन है। अर्थ के सरफेस पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, आपको वैलीज दिखेगी, आपको रिवर्स दिखेगी, आपको ग्लेशियर्स दिखेंगे, एंड आपको डेजर्ट्स दिखेंगे। एंड इसके अलावा जो बैरन लैंड होती है, तो इतने सारे वेरिएशन हमारे अर्थ के सरफेस पे हैं। नो डाउट कि इनमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से ये इनके जो लैंडफॉर्म्स है ये बनते हैं। लेकिन इसमें कुछ अर्थ का जो रोल होता है वो भी होता है। अगर हम माउंटेन्स में देखें, तो माउंटेन में भी ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, अलग अलग टाइप के माउंटेन होते हैं। तो इनमें अर्थ के इंटीरियर और अर्थ के एक्सटीरियर दोनों का रोल होता है। तो एक्सटीरियर तो एक अलग से टॉपिक आ गया, अभी हम इंटीरियर पे फोकस कर रहे हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। तो इंटीरियर की इसलिए जरूरत होती है। सेकेंड, हमने देखा कि अर्थ की इवोल्यूशन पे लाइफ। अब हमारी अर्थ, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पे लाइफ इवॉल्व कर रही है। जैसे कुछ तो रीजंस रहे होंगे ना कि सिर्फ अर्थ पे लाइफ इवॉल्व कर पाई। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर हो, एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसमें एक एटमोसफेयर हो गया। लेकिन इंटरनल भी तो मान लीजिए, आज हमारे अर्थ का सरफेस ऐसा है कि उसका टेम्परेचर ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा कम है।
अगर मान लो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि हम उस पे रह ही नहीं पाते, या फिर अर्थ हमारी ऐसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, लावा वाली फॉर्म में होती है आज भी, तो हम उस पे रह थोड़ी पाते। तो आज जो हमारी अर्थ का जो फेज़ है वो कैसे आया, वो क्यों आया, उसके लिए हमें अर्थ का इंटीरियर समझना पड़ेगा। अर्थ का मैग्नेटिज़्म, अब जैसे अर्थ के मैग्नेटिज़्म के बारे में साइंटिस्ट को पता चला, तो अर्थ का मैग्नेटिज़्म क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अर्थ की स्टडीज़ करी गई। अर्थ के इंटीरियर को समझना ज़रूरी हो गया। नेक्स्ट इज़ जियोफिज़िकल फिनोमेना। जियोफिज़िकल फिनोमेना में आता है अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अब अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कोई भी एक ह्यूमन के बस की बात नहीं, कोई भी ह्यूमन नहीं ला सकता। तो अर्थक्वेक नेचुरल है, इंटरनल अर्थ के इंटीरियर से आते हैं। वोल्केनो में जो लावा निकलता है वो भी अर्थ के इंटीरियर से आता है। तो एक रीज़न ये हो जाता है। सेकंड हो जाता है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। अब एटमॉस्फेयर की अगर हम मान लो अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक मटेरियल्स रहे होंगे या गैसेज रही होगी जो कि अर्थ के बाहर रही होगी, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कुछ स्पेसिफिक सेट में बना। क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग है, वीनस का अलग है, मार्स का अलग है, और बाकी बाकी सारे जो प्लैनेट है उनका भी एटमॉस्फेयर अलग है। तो अर्थ के बाहर जाने के लिए हमें अर्थ का इंटीरियर जानने के लिए भी एक रीजन ये भी हो जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडी। अब मैंने आपको बिग बैंग में बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बिग बैंग से बना है, यानी जितना भी हमारा यूनिवर्स है उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक पॉइंट से हुई है। अब हमारा सोलर सिस्टम भी सेम मटेरियल से बना है, और तो अगर हम अगर हम हमारे अर्थ का इंटरनल जान लेते हैं तो उससे हमें शायद दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज है हमारे सोलर सिस्टम में या फिर हमारे इनफैक्ट यूनिवर्स में, तो क्या पता हम उनके बारे में भी हम नॉलेज गेन कर पाए। आज हमारा अगर हम अर्थ का पढ़ते तो क्या पता हमें मार्स के बारे में भी थोड़ा पता चल जाए। नेक्स्ट इज मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम जब हमारे डेली लाइफ में हम काफ़ी मिनरल्स यूज़ करते हैं, मेटल्स यूज़ करते हैं, नॉन मेटल्स यूज़ करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जहाँ पे हमारा मर्जी हो गया, जहाँ पे हमारा मन हो गया, वहाँ पे हम रैंडमली कहीं पे भी डिगिंग स्टार्ट कर देते हैं, माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं और उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मार्बल। तो मार्बल एक ऐसा स्टोन है, लोगों के घर में एज अ फ्लोर यूज़ होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्बल हर जगह मिल जाता है या फिर हम कहीं पे भी माइनिंग मार्बल की हम माइनिंग कर लेते हैं। मार्बल एक स्पेसिफिक एरियाज में मिलता है, जैसे राजस्थान के मकराना में मिलता है। तो उसके लिए स्टडी करनी पड़ी ना कि हाँ, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही मार्बल मिल सकता है। तो एक रीज़न ये होगा कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए भी हमको अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आपको आई गेस ये समझ में आ गया कि अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने की इंपॉर्टेंस तो है। ओके, तब आ जाते हैं कैसे उसके ऊपर डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम अर्थ के इंटीरियर को पढ़ रहे हैं, तो उसके पास हमारे उसको पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? हमारे पास सोर्सेज है दो टाइप के। पहले जैसे नाम से समझ में आता है डायरेक्ट सोर्सेज। अब डायरेक्ट सिंपल जो हमारे अर्थ के इंटीरियर से डायरेक्टली लिंक्ड है, जो कि हमारे अर्थ पे डायरेक्टली लिंक्ड है। अभी लिंक कैसे? पहला हमारा सोर्स है माइनिंग एंड ड्रिलिंग। अब माइनिंग एंड ड्रिलिंग क्या है? हम हमारे अर्थ को डिगिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं और उसके अंदर ड्रिल करते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि हम एज ए ह्यूमंस जहाँ तक हम मैक्सिमम पहुंच पाए वो है 12 से 15 किलोमीटर। लेकिन वहीं पे अगर हम अर्थ की रेडियस को देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर की रेडियस हमारे अर्थ की। तो अगर हम इतनी बड़ी रेडियस में सिर्फ इतना सा पोर्शन कवर कर पाए, मान लो ये हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, तो 12-15 किलोमीटर तो बस इतना सा, मतलब इतना भी नहीं होगा, जरा सा बिल्कुल एक परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज हम उसके अंदर जा पाए। तो इसके नीचे जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये तो हमारी अनएक्सप्लोर्ड रह गई, तो इसका कुछ बेनिफिट नहीं है। 12-15 किलोमीटर इसलिए जा पाए क्योंकि उसके आगे ह्यूमनली कंडीशंस पॉसिबल नहीं थी। मशीन्स मशीन्स खराब हो जाती, ह्यूमन का टेम्परेचर जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता, तो ह्यूमन किसी का जाना पॉसिबल नहीं था, और मशीन्स भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में टेम्परेचर हो जाता है कि मशीन खराब हो जाएगी, मशीन मशीन फेल हो जाएगी। तो इसके कुछ लिमिटेशंस है। तो एक रीज़न ये है डायरेक्ट डायरेक्ट सोर्स, एक रीज़न ये है माइनिंग एंड ड्रिलिंग। लेकिन एज आई सेड कि इसके कुछ लिमिटेशंस है, तो इसको ज़्यादा इसके ऊपर एम्फोसाइज नहीं करा देते, इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। सेकंड आता है हमारा वोल्केनिज्म। वोल्केनो होता है लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटी को वोल्केनिज्म बोलते हैं। अब वोल्केनो में से जो लावा या फिर जो मैग्मा हमारे अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है, वो आ तो इंटीरियर से रहा है, वो है तो डायरेक्टली, लेकिन एज ए सेट कि इसकी अर्थ की जो हमारी रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। अब मान लो हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे लावा, यहाँ पे एक वोल्केनो है। अब जो लावा आ रहा है वो हो सकता है इस डेप्थ से आ रहा हो, या क्या पता वो इस डेप्थ से आ रहा हो। मान लो यहाँ पे भी एक वोल्केनो है, क्या पता वो यहाँ पे इस डेप्थ से आ रहा हो या फिर वो इस डेप्थ से आ रहा हो। तो हमें थोड़ी पता कौन सी डेप्थ से लावा आ रहा है और कौन सी डेप्थ पे क्या केमिकल कंपोजिशन है, कौन सी डेप्थ पे क्या वहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर है। तो
ये एक आइडिया देता है, हम उसके एक लावा के एक सैंपल को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमको एक कंप्लीट पिक्चर नहीं देता है कि कौन से लेवल पे क्या अर्थ का केमिकल कंपोजिशन है, क्या स्टेट ऑफ मैटर है। तो इन दोनों के ही कुछ लिमिटेशन है, तो फिर हम इनको पढ़ते हैं लेकिन इनको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ते, इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट एज द नेम सजेस्ट कि ये इनडायरेक्ट सोर्सेज है, मतलब ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन डायरेक्टली हमें अर्थ के बारे में इनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इनसे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है बिट्स एंड पीसेस में। फिर हमें इनको इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है और इनसे कुछ कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं। तो फर्स्ट रीजन इज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का भी है, मून का भी है, सन का भी है, और बाकी जो प्लैनेट्स है उनका भी है। लेकिन हर प्लैनेट का, हर सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड अलग है। तो इसका क्या रीजन है? और अर्थ में भी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन है, वो पोल्स पे ज्यादा है। तो अगर अर्थ पे भी ग्रेविटेशन, सिर्फ एक प्लैनेट में भी अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटेशन है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा अर्थ के अंदर का। क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो मास पे डिपेंड करती है। अगर अर्थ के अंदर ही अगर ग्रेविटेशन अलग है तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो इसी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एक रीजन होता है। सेकंड इज मीटियोराइट्स। अगेन जो रीजन मैंने दिया था कि स्टार्टिंग सबकी सेम है, तो मीटियोराइट, एस्टेरॉइड, ये वही ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी का पार्ट नहीं बन पाए। तो अगर ये अर्थ पे आते हैं तो हम इनको स्टडी कर सकते हैं। थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एक रीजन बन जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने से हम अर्थ के बारे में जान सकते हो। और ये एक रीजन बन जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये तो सबको पता था, लेकिन ये क्यों होती है, कैसे होती है, तो हम इसको भी एज ए सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों के ही कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। अगेन जैसे मैंने बताया कि इनसे कुछ कॉन्क्रीट जो है, हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। लास्ट में आता है सीस्मिक वेव्स। ये एक ऐसा रीजन है जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी से हम आज का जो हमारा अर्थ का, जो प्रेजेंट हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं, जिसमें हम क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ते हैं, ये हम इसी से डिराइव करते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं बाकियों के मुकाबले, तो इनको भी हम देखते हैं। तो सीस्मिक वेव्स। अब ये वेव्स हैं, तो वेव्स क्या होती हैं? वेव्स बेसिकली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, फ्रॉम वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती है। तो अब सीस्मिक वेव्स के, जैसे हम, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम कोई पॉन्ड है या फिर कोई वाटर बॉडी है, अगर हम उसमें एक पत्थर फेंकते हैं, यहाँ पे सेंटर में हमने पत्थर फेंका, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो चारों तरफ ट्रैवल करती है। हमारे सन से जो हमारे पास लाइट आती है, सनलाइट, ये भी तो एक वेव है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन ये वेव तो है, ये भी सन से क्या लाती है? एनर्जी लाती है। तो सीस्मिक वेव्स क्या होती है? ये भी बेसिकली एनर्जी ही होती है, जो कि अर्थ के इंटीरियर में रिलीज होती है और ये पूरे अर्थ में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, तो ये भी एक टाइप की वेव होती है। अभी वेव होती है तो ये एनर्जी से कॉज होती है। वेव्स बेसिकली एनर्जी को ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करती है। तो अब ये इनके जो कॉजेज होते हैं ये अलग अलग होते हैं। अब वेव्स बेसिकली होती है, कहीं पे डिस्टर्बेंस होता है ना, तो वेव जनरेट हो जाती है। अगर आपके पास एक रोप है, मान लो एक ये रोप पड़ी है, अगर आप इसको यहाँ से कैसे जग कर दोगे तो इसमें एक वेव जनरेट हो जाएगी जो कि यहाँ से यहाँ तक चलेगी। तो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आया इनिशियली, जो कि एंड तक जाता है। तो बस, तो अगर अर्थ के इंटीरियर में कहीं से भी कैसे भी करके डिस्टर्बेंस आ गई तो वो वेव जनरेट कर देगा। अब अर्थक्वेक से डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्टर्बेंस आ जाता है अर्थ के इंटीरियर में। कहीं से भी अगर अर्थ हिल गई तो एक वो डिस्टर्बेंस आ गया, तो उससे वेव जनरेट हो गई। वोल्केनिक इरप्शंस। अब वोल्केनिज्म जब होता है, तो वोल्केनिज्म जब एक्सप्लोड होता है तो वो काफ़ी प्रेशर के साथ में, काफ़ी एनर्जी के साथ में रिलीज होता है। और कई बार होता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है, मान लो जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो सॉलिड होता है, तो कई बार वो प्रेशर के साथ में रिलीज होता है और एकदम से जर्क देता है, तो उससे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। लार्ज एंड इंटेंस एक्सप्लोजन। अब ह्यूमन एक्टिविटी में जो हम माइनिंग करते हैं, हम कई बार रॉक्स को ब्लास्ट करते हैं, उनके अंदर क्या कहते हैं, बारूद डाल के, तो हम एक्सप्लोसिव डाल के उनको भी एक्सप्लोड करते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जब टेस्ट होता है, मेनली जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तब भी ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी दूर तक एक अर्थक्वेक जैसी आ जाती है कि वेव्स जनरेट होती है। फोर्थ, लैंडस्लाइड्स। अगेन रीजन वही है, लैंडस्लाइड में क्या एक एक्सटर्नल रीजन है, अर्थ का एक ऊपर वाला पार्ट है वो एकदम से ऑल ऑफ ए सडन नीचे गिर जाता है, तो एक वो अर्थ पे जहाँ पे गिरता है वहाँ पे भी
इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से भी वेव जनरेट हो जाती है। तो ये तो उसके रीजंस रहे कि सेismic वेव या फिर सीज्मिक वेव्स क्यों जनरेट होती है। अब सीज्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इनको डिटेक्ट करते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं। इनके बारे में स्टडी करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सीज्मोमीटर। अब जैसे मैंने कहा कि ये वेव्स है, अब वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही वो, जैसे कोई सी भी XYZ वेव है, अगर वो जब अपना अपना क्या कहते हैं, मीडियम, जब अपना मीडियम चेंज करती है, तो मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। सिमिलरली अब सीज्मिक वेव्स, ये भी वेव्स है, तो ये क्या होती है, जब इनकी जब कोई एक्स मीडियम से वाई मीडियम में ही जाते हैं, तो ये भी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इनके रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। वो कैसे पता चलता है, देखते हैं। ये पॉइंट, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इनके बारे में पता चलता है। ओके, आगे आने से पहले एक बार इनके टाइप्स देख लेते हैं। अब सीज्मिक वेव्स दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज बॉडी वेव्स एंड सेकंड इज सरफेस वेव। अब ये इनमें नाम से समझ में आ रहा होगा, बॉडी यानी अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ की बॉडी में ट्रेवल करती है। सरफेस वेव्स यानी अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करती है, एज सिंपल एज दैट। अब बॉडी वेव्स दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी। सरफेस वेव्स, लव वेव्स एंड रैली वेव्स, ये भी दो टाइप्स की होती है। अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। बॉडी वेव्स, जैसा मैंने कहा, अर्थ के इनसाइड ट्रेवल करती है थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्योंकि प्राइमरी क्या होता है, सबसे बेसिक है, जो सबसे पहले होता है। अब हमारी एक प्राइमरी क्लास होती थी, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ती है, तो प्राइमरी सबसे बेसिक और जो सबसे पहले होता है। सिमिलरली प्राइमरी क्योंकि सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, तो पहले क्यों रिकॉर्ड होती है, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट है। तो सबसे फास्टेस्ट है और सबसे पहले रिकॉर्ड होती है, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ओके, ये होती है लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर। अब लॉन्जिट्यूडनल से क्या मतलब, लॉन्जिट्यूडनल बेसिकली क्या होता है कि वेव जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो इनका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वो इन दोनों की वो इन दोनों की पैरेलल डायरेक्शन होती है। अगर मान लो एनर्जी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, और ये मोशन, ये पार्टिकल है जो कि इस वेव्स को, जो कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका मोशन भी इसके थ्रू पैरेलल होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे इनका मोशन होगा। इससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे इसमें एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये इसकी नॉर्मल वो है कंपोजिशन। लेकिन जब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें कंप्रेशन ज़्यादा और कम हो रहा है। कई बार वो दूर जा रहा है, कई बार वो काफ़ी पास आ रहा है, तो उससे एनर्जी इस साइड में ट्रांसफर हो रही है, और जो मोशन है वो इधर और इधर, इसके पैरेलल हो रहा है इसका मोशन। तो ये लॉन्जिट्यूडनल होती है। अब क्योंकि कंप्रेस करती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, तो इसलिए इनको कंप्रेशनल वेव्स बोलते हैं। इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, ये कम डिस्ट्रक्शन करती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ओके, ये बेसिकली फैक्ट है, इनको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लॉन्जिट्यूडनल होती है, ये याद करना पड़ेगा। लॉन्जिट्यूडनल क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये क्योंकि प्राइमरी है, ये तीनों उसमें मैटर में, तीनों स्टेट ऑफ मैटर में ट्रैवल कर लेती है। सॉलिड में भी कर लेगी, लिक्विड में भी कर लेगी, और गैस में भी ट्रैवल कर लेगी। नेक्स्ट इज सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी क्योंकि प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी, अभी प्राइमरी से थोड़ी स्लो होती है, इसलिए इनको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ये होती है ट्रांसवर्सल इन नेचर। ट्रांसवर्सल क्या होता है, अब इसमें जो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी था, उसके पैरेलल हो रहा था पार्टिकल का मोशन। ट्रांसफर में क्या होता है कि मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी है ये वाली, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा ना, वो होगा इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। इससे समझ लो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन जो पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है, तो वो कभी तो ऊपर जा रहा है, कभी वो नीचे आ रहा है, तो इसका मोशन हो रहा है यू यू, पार्टिकल का अप एंड डाउन, तो ऐसे। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हो रहा है वेस्ट से ईस्ट में, लेकिन जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो हो रहा है नॉर्थ और साउथ में, अप एंड डाउन पोजिशन में, तो इसलिए इनको ट्रांसवर्सल वेव्स भी बोलते हैं। अभी मटेरियल के बीच में जब उसका
इनका जब मोशन होता है, ये मटेरियल को डिफॉर्म कर देते हैं, उसके मटेरियल को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया कि उनका मोशन ही ऐसा अप एंड डाउन होता है, तो उनके मटेरियल चेंज हो जाते हैं थ्रू विच दे पास, इसलिए इनको शेयर वेव्स भी बोलते हैं। ओके, ये प्राइमरी वेव्स के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल करती है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें आगे पता चलेगा कि जो हमारे अर्थ का इंटीरियर है वो कैसे उस पर क्लैरिटी है। तो ये आप इस एनिमेशन को भी एक बार और देख सकते हो अगर आपको और समझ में आ रहा तो, एंड बताना ये आपको कैसा लगा। नेक्स्ट इज सरफेस वेव। सरफेस वही सरफेस पे ट्रैवल करती है। इनको लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं और एल वेव्स भी बोलते हैं। ये सबसे लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लंबी क्यों करती है? क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इनकी होती है हाई। वेवलेंथ हाई होगी तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इनकी कम। बॉडी वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, सरफेस वेव्स की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम होती है। सबसे लास्ट में रीच करती है, ये लास्ट में यहाँ पे प्राइमरी सरफेस पे रीच करती है, फिर उसके बाद में सरफेस पे ट्रैवल करती है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन और वायलेंट यही होती है। सबसे ज्यादा वायलेंट होती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन सरफेस पे ही करती है, क्योंकि सरफेस पे ट्रैवल करती है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यही करती है। ये भी दो टाइप्स की होती है, लव वेव्स और रैली वेव्स। ये हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एक बार आपको समझाता हूँ। सरफेस वेव्स में से भी सबसे फास्टेस्ट लव वेव्स होती है, और ये साइड टू साइड मूवमेंट कराती है ग्राउंड का। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पार्टिकल है, तो इसका ऐसे ऐसे मोशन होगा राइट एंड लेफ्ट में, और एनर्जी जो प्रोपोगेट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। ट्रांसवर्सल में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी प्रोपोगेट हो रही थी, इसका मोशन होता है ऐसे अप एंड डाउन। इसमें एनर्जी का अगर मोशन हो रहा है ऐसे, तो जो पार्टिकल का मोशन है वो होगा ऐसे, राइट एंड लेफ्ट में। ओके, तो आपको समझ में होगा, ये वर्टिकल है, यहाँ पे वर्टिकल मोशन हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, और ये सरफेस को साइड टू साइड मूव कराती है। ये देखो यहाँ पे साइड टू साइड मूव हो रहा है। फिर आता है रैली वेव्स। ये ओशंस की तरह रोल करती है ग्राउंड को। जैसे आपने देखा होगा कि वेव्स उठती है, फिर वो वापस धीरे धीरे वापस ऐसे करके ओशन में घूम जाती है, ओशन में मिल जाती है। ये आपको इसमें एनिमेशन में दिखने में लग रहा होगा ट्रांसफर की तरह, क्योंकि ये ऐसे आके ऐसे जा रही है, लेकिन ये ना ओशंस की तरह घूमती है। ये जो ग्राउंड होता है ना उसको वर्टिकली तो घुमाती है, हॉरिजॉन्टली भी साथ साथ घुमाती है। तो ये दोनों ही वेव्स काफी डिस्ट्रक्शन लाती है। ओके, अब बताते हैं ऑब्जर्वेशन पे। अब सीस्मिक वेव्स को पढ़ा ना, तो उनसे ऑब्जर्व क्या करा, उनसे दो ऑब्जर्वेशन है। क्या? कि जहाँ से वेव्स स्टार्ट हो रही है, मान लो ये पॉइंट है जहाँ से वेव्स स्टार्ट हो रही है हमारे अर्थ का, तो इस पॉइंट से लेके 105 डिग्री तक तो वेव्स, प्राइमरी वेव्स आई। पहले सेकेंडरी की बात कर लेते चलो। ये पॉइंट है, यहाँ से हमने एनर्जी वेव्स रिलीज हुई, तो इस पॉइंट से 105 डिग्री तक तो सेकेंडरी वेव्स ऑब्जर्व हुई, लेकिन 105 डिग्री के बाद में कोई सेकेंडरी वेव ऑब्जर्व नहीं हुई। पहला ऑब्जर्वेशन आया ये। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आया कि प्राइमरी वेव्स जो है ना वो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक ऑब्जर्व नहीं हुई। 145 के बीच में वापस से प्राइमरी वेव्स भी ऑब्जर्व हुई। तो ये दो ऑब्जर्वेशन थी। सरफेस वेव्स जैसे मैंने कहा कि 105 के बीच में ऑब्जर्व नहीं हुई, तो वापस सरफेस ही नहीं हुई वो। अब जिस एरिया में कोई वेव फाउंड नहीं होती ना उसको हम बोलते हैं शैडो जोन। जैसे प्राइमरी वेव 105 से 145 के बीच में नहीं हुई, तो प्राइमरी वेव का शैडो जोन हो गया ये वाला। और क्योंकि जो सेकेंडरी वेव है वो 105 से इस एरिया में नहीं, तो सेकेंडरी जोन का शैडो जोन, सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन हो गया 105 डिग्री वाला। ओके, दिस इज द जोन where the seismic waves were not recorded on the seismometer। तो ये कंक्लूजन आया उससे। कंक्लूजन क्या आया, यहाँ से वो वेव स्टार्ट हुई ट्रेवल करना। अब क्योंकि 105, हाँ एक चीज और, ये 103 है, तो 105 कहीं सोर्सेज पे आपको 103 104, तो एक आधा डिग्री का डिफरेंस चलता है। अलग अलग सोर्सेज पे आपको ये थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ओके, तो जब सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल करी तो ये इतने एरिया में मिली नहीं। अब इतने एरिया में नहीं मिली तो
सेकेंडरी वेव का हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, लिक्विड और गैस में ट्रैवल नहीं करती है। अब क्योंकि यहाँ तक तो सॉलिड था, यहाँ से नहीं आया, तो इससे एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लिक्विड मटेरियल आया होगा ताकि सेकेंडरी वेव ट्रैवल ही नहीं कर पाई। तो इसकी वजह से ये ऑब्जर्वेशन आया, द एब्सेंस ऑफ सी एस वेव बियॉन्ड 105 डिग्रीज इन द स्लोइंग डाउन ऑफ पी वेव्स। स्लोइंग डाउन यहाँ पे, अब सपोज करो अगर ये पूरा सॉलिड होता, तो सॉलिड में तो वेव्स फास्ट ट्रैवल करती है, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा था अगर यहाँ से यहाँ तक आने में एक्स टाइम लगेगा। अब क्योंकि बीच में लिक्विड आ गया तो लिक्विड ने थोड़ा टाइम स्लो करा, तो उससे कम टाइम में लगा। तो उसकी वजह से, इन दो रीजन की वजह से ये ऑब्जर्वेशन आया कि जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड नेचर का है। सेकंड क्या आया कि अब ये तो ट्रैवल कर रही थी, उससे ये पता चल गया कि इनर आउटर कोर हमारा लिक्विड है, लेकिन जो वेव्स है वो 45 के बाद में वापस रिकरेंट हुई। तो उससे समझ में आया कि अंदर से ये रिफ्रैक्ट तो हुई है, और उसके बाद में इनकी जो स्पीड भी बढ़ी। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिक्विड होता तो इनकी स्पीड स्लो होती, लेकिन इनकी स्पीड पहले फास्ट होनी चाहिए थी, स्पीड इनकी थोड़ी सी स्लो हुई, स्लो होके वापस फास्ट हुई। तो उससे जो ऑब्जर्वेशन, जिस स्पीड में इनको जिस टाइम में आना था उससे थोड़े फास्टर टाइम में, तो उससे वापस से कंक्लूजन आया कि जो इनर कोर है वो सॉलिड है। ओके, सॉलिड है, इस वजह से ये वेव्स थोड़ा फास्टर आ गई। तो इन दो ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमें ये कंक्लूजन आया कि जो इनर कोर है वो लिक्विड है, और जो आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड है, और जो इनर कोर है वो है सॉलिड। ये दो ऑब्जर्वेशन आई। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे। ये है हमारा मेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जैसे मैंने बताया कि हमारी 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये आगे दोनों, ये हर लेयर आगे 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। ओके, और ये कैसे पता चली? सेismic वेव्स की वजह से पता चली। तो ये आप एक बार देख सकते हो। सबसे पहले क्रस्ट, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर लिक्विड एंड इनर कोर सॉलिड। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ये एनिमेशन देख लो आप, इससे भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इससे क्या, हमारा जो अर्थ है ना वो अनियन कट जैसा है, लेयर वाइज लेयर है। तो ये है इनर कोर, ये आउटर कोर, यहाँ पे आउटर कोर, फिर उसके आगे लोअर मेंटल, ये आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और ये क्रस्ट। ओके, अब आ जाते हैं क्रस्ट पे। ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है एंड सबसे थिनेस्ट लेयर है ऑफ द अर्थ। ओके, अभी जो क्रस्ट है वो भी दो टाइप का है। क्रस्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक नाम से समझ में आता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो वाला क्रस्ट जिससे कॉन्टिनेंट्स बने। तो ये ग्रेनाइटिक इन नेचर है, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। प्राइमरी इसका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सीआल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआल। ओके, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, ये ध्यान रखना। इसकी डेंसिटी कम है कंपैरेटिवली। डेंसिटी कम है तो आप इसमें तो बेसिक कॉमन सेंस चाहिए कि ज़्यादा, जो जिसमें ज़्यादा डेंसिटी होती है वो तो ऑटोमेटिकली नीचे सेटल हो जाता है। हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि जैसे आयरन और निकल की डेंसिटी ज़्यादा थी तो वो नीचे सेटल हो गए, इनर कोर आउटर कोर की जगह चले गए। तो इसी वजह से अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम है तो ये ऊपर है। नेक्स्ट है ओशनिक क्रस्ट, ये बसाल्टिक इन नेचर है। एक चीज़ और, ग्रेनाइटिक और बसाल्ट दोनों ही इग्नियस रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं अगले सेशन में बताऊंगा। ये प्राइमरी कंपोज है सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीमा। ओके, अब क्योंकि ओशनिक क्रस्ट के नीचे है तो इनकी डेंसिटी हाई है। ओके, अब इनकी जो थिकनेस है ना क्रस्ट की, वो वेरी करती है। अब वेरी क्यों करती है? मान लो ये हमारा मीन सी लेवल है, यानी बेसिक 0 मीटर सी से। वो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, वो अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर का है। और हमारा जो डीपेस्ट पॉइंट है mariana ट्रेंच, वो अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर का है। अब 20 किलोमीटर का वेरिएशन तो हमको यहीं पे दिख गया। तो 20 किलोमीटर का वेरिएशन है, तो यही है ना कि जहाँ पे कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में भी प्लेन है, प्लेटू है, माउंटेन है, तो वहाँ पे उसकी थिकनेस अलग होगी, ओशन में थिकनेस अलग होगी। तो इस वजह से इनकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है। एवरेज थिकनेस ओशनिक क्रस्ट की होती है 5 किलोमीटर, वहीं पे थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की होती है 30 किलोमीटर। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। इनके जो प्राइमरी, जो सबसे ज्यादा एलिमेंट इनमें मिलते हैं वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन और एल्यूमिनियम। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे कंपोजिशन ही पूछ लेते हैं। कह देंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कह देंगे कि इनको ऑर्डर में जमो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। तो ये 4 एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर उसके बाद में सिलिकॉन, फिर उसके बाद में आयरन, फिर उसके बाद में एल्यूमिनियम। और ये आपको याद करना है।
नेक्स्ट इज मेंटल। सेकेंड लेयर है क्रस्ट के नीचे कोर के ऊपर, और सबसे बड़ी लेयर है। इसका वॉल्यूम 84% इसका वॉल्यूम है मेंटल का, अकेली लेयर का, इतनी बड़ी लेयर है ये। इसका भी मेजर कंपोनेंट सीमा ही है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये ना एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर वाला पार्ट और क्रस्ट लिथोस्फीयर बनाते हैं। एस्ट्रोनोस्फीयर क्या है? अब जैसे आप सोचो कि जो सबसे बड़ा हमारा क्रस्ट है वो है सॉलिड, फिर उसके नीचे मेंटल है लिक्विड। तो ऐसा तो है नहीं कि जो वेरिएशन ही एकदम से आ जाता होगा, ये हमारी लाइन है, इससे ऊपर सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, ऐसा तो होता नहीं। ये जो डिफरेंस आता है ग्रेजुअली आता है, सॉलिड फिर सेमी सॉलिड फिर लिक्विड। तो ये एस्थेनोस्फीयर है ना, ये वो सेमी सॉलिड लेयर है, हाईली विस्कस और सेमी सॉलिड लेयर है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, और क्रस्ट के बिल्कुल नीचे आती है। और जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस में जो लावा आता है ना, वो इसी लेयर से आता है। एस्थेनोस्फीयर ही सोर्स है लावा का। ओके। तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो अपर क्रस्ट, अपर मेंटल होता है, और जो पूरा क्रस्ट होता है, इसी को, इन दोनों को कंबाइन करके लिथोस्फीयर बोलते हैं। टेम्परेचर जो होता है मेंटल में, जैसे मैंने बताया कि मेंटल की एक तो ये अपर मेंटल है और फिर ये लोअर मेंटल है। तो अपर मेंटल के यहाँ पे टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, और लोअर मेंटल की बाउंड्री पे होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन करंट चाहते हैं। कन्वेक्शन करंट क्या होता है? अब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक चीजें जाती हैं। मान लो जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करता है, मतलब टेम्परेचर ट्रैवल नहीं करता, एनर्जी। तो अब यहाँ के हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मैटर ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर का जो मैटर है वो ऊपर जाता है, तो लो टेम्परेचर वाला मैटर होता है वो नीचे आता है। ऐसे ही एक साइकिल बनी रहती है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। इनको आगे और जब क्लाइमेटोलॉजी में कन्वेक्शन करंट्स बार बार आएंगे तो इनको और आपको मैं ढंग से डिटेल में समझाऊंगा। ओके। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, और कन्वेक्शन करंट्स यूजफुल होते हैं अर्थ की प्लेट्स का मूवमेंट। प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ेंगे, तो अर्थ की प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है। जो वॉल्केनो निकलते हैं, जिन पे प्रेशर का वेरिएंस आता है, वो भी ये कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही आता है। ओके। नेक्स्ट है कोर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर आफ्टर क्रस्ट एंड मेंटल 1900 किलोमीटर तक हमारी रहती है, 2900 किलोमीटर तक हमारी रहती है मेंटल। उसके बाद में आ जाती है कोर। अब ये हेवीएस्ट एलिमेंट से बनी, क्योंकि मैंने कहा था हेवीएस्ट है, जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा भारी होगा वो नीचे चला जाएगा। तो इसमें होता है निकल और कोर। निकल और आयरन, आयरन को बोलते हैं फेरस या फेरस, फेरस बोलते हैं, तो उसका होता था नीफे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीफे। अब ये भी दो लेयर्स में डिवाइड करी गई है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है ना, वो लिक्विड स्टेट में, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। इनर कोर में टेम्परेचर तो हाई है, लेकिन वो फिर भी सॉलिड स्टेट में। वो क्यों है? क्योंकि हाई टेम्परेचर होने के साथ साथ उसका प्रेशर जो है ना वो भी बहुत हाई है। अगर आप सोचो यहाँ पे जो ये मेंटल है, तो यहाँ पे इतने सारे मास का प्रेशर आ रहा है 2900 किलोमीटर का। लेकिन इसके बाद में जो इनर कोर है, यहाँ पे 5500 किलोमीटर के ऊपर जो भी मैटर है, इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है, लेकिन जो इतना सारा मास है, उसका जो प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से इतने पास पास इसका एलिमेंट्स हो जाते हैं कि ये एक सॉलिड बन जाता है। ओके। हाई प्रेशर की वजह से ये सॉलिड हो जाता है। हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी एक ये सॉलिड स्टेट में हमारा इनर कोर प्रेजेंट है। आउटर कोर की वजह से ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आउटर कोर की वजह से कैसे? क्योंकि आउटर कोर हमारा लिक्विड फॉर्म में, प्लाज्मा के फॉर्म में। अब जो भी एलिमेंट है या फिर जो भी मैटर है, वो एटम्स से बना है। एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो फ्रीली घूमने लग जाता है, आयन के फॉर्म में बनते थे। अब आयन, और हमने पढ़ा कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में आता है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब क्योंकि अर्थ रोटेशन भी कर रही है, रिवोल्यूशन भी कर रही है, और उसके अंदर ये चार आयन्स हैं, तो जब ये मोशन करता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और ये रीजन है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लास्ट टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटीज क्या है? मैंने आपको बताया था, जैसे लेयर चेंज होती है क्रस्ट में भी, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, या ओशनिक क्रस्ट, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट बोल लो। फिर मेंटल में भी लेयर है, कोर में भी लेयर है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये एकदम से नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन हो जाते हैं। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सॉलिड है, 10 मीटर के नीचे लिक्विड है, ऐसा नहीं है। ये ग्रेजुअल होते हैं, मतलब किलोमीटर तक इनकी चेंज होता है। तो ट्रांजिशन जोन होते हैं ना, ये होती है डिसकंटिन्यूटीज, ये होती है।
डिसकंटिन्यूटीज ये हमारी 1 2 3 4 5 ये 5 हमारी डिसकंटिन्यूटीज हमारे अर्थ में है। कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यू उसको बोलते हैं कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी। फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो है उसको बोलते हैं मोरोविक। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है उसको बोलते हैं रेपिटाई। और फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो है उसको बोलते हैं गुटनबर्ग। और सबसे लास्ट में आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये याद करनी पड़ेगी। याद करने की एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ऊपर क्रस्ट नीचे क्रस्ट बीच में कॉन्ड्रेड, ये हो गया ट्रिपल सी। इसको ऐसे याद कर लो, क्रस्ट क्रस्ट कॉन्ड्रेड, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट कॉन्ड्रेड, ट्रिपल सी से याद कर लो। फिर आता है क्रस्ट के बाद में मेंटल, सी से एम, सी टू एम, क्रस्ट से मेंटल, तो कॉन्ड्रेड से मोरोविक, ऐसे याद कर लो। क्रस्ट से मेंटल सी टू एम, सिमिलरली कॉन्ड्रेड से मोरोविक सी टू एम, ऐसे याद कर लो। फिर अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल, यहाँ पे मेंटल यहाँ पे मेंटल, मेंटल मेंटल रिपीट हो रहा है, मेंटल मेंटल रिपीट, तो बीच में रेपिटाई डिसकंटिन्यूटी। फिर आ जाते हैं नीचे। अब मैंने आपको बताया था कि मेंटल तक जो मेंटल का जो कंपोजिशन है वो है सीमा, और जो कोर है उसका कंपोजिशन है नीफे। अब नीफे हैवियर एलिमेंट्स है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि एज वी मूव फ्रॉम मेंटल टू कोर वी गॉट हैवियर एलिमेंट्स। तो गॉट और गुटनबर्ग, गॉट और गुटनबर्ग का थोड़ा सा साउंड सिमिलर करता है, तो उसको आप ऐसे याद कर लो कि एज वी मूव फ्रॉम lower mantle to outer core we get heavier elements and therefore the discontinuity is Gutenberg, या आप इसको गॉटनबर्ग करके भी याद कर लो। डिफरेंस जब ऑप्शन में तो गुटनबर्ग ही आएगा, तो ऐसे याद कर लो। लास्ट इज लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब लेहमैन डिसकंटिन्यूटी को कैसे करोगे भाई, लोअर इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो लेयर है वहां पे कोई पॉसिबल है क्या किसी इंसान का जाना? पॉसिबल ही नहीं। कोई नो मैन और वुमेन कैन गो, नो मैन नो वुमेन, तो इसको आप ऐसे याद कर लो, जहां पे कोई ना जा सके कोई भी मैन वो है लेहमैन, जहां पे ना जा सके कोई मैन वो है लेहमैन। तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि लेहमैन डिसकंटिन्यूटी वहां पर है सबसे लास्ट में, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में, जहाँ पे कोई ह्यूमनली बीइंग नहीं जा सकता। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड जो मैंने याद करने का जो आपको ट्रिक बताया है उससे आपको याद भी हो गया होगा। अब कुछ 2-3 पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आ रखे। पहला है 2014 के फर्स्ट पेपर में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अर्थक्वेक वेव्स पहला है, वोल्केनोज, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का मैग्नेटिज्म। तो इसमें से जो डायरेक्ट सोर्स है वो कौन सा है, वो मैंने आपको बताया था अभी, वोल्केनोज ही है। अर्थक्वेक वेव्स और सीस्मिक वेव्स एक तरीके के सिनोनिम्स है, इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है। सीस्मिक वेव्स को कई बार अर्थक्वेक वेव्स भी बोल दिया जाता है, और अर्थक्वेक को कई बार सेस्मिक एक्टिविटी भी बोल दिया जाता है। ओके, तो ये दोनों तो इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में सिर्फ ये है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मैंने आपको अभी बताया कि मेंटल में जो एस्थेनोस्फीयर वाली जो लेयर होती है, अपर मेंटल का अपर पार्ट और पूरा क्रस्ट, उसको बोलते हैं मेंटल। तो क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, ये 17 का सेकंड पेपर में आया हुआ है। द क्रस्ट इज थिनेस्ट। अब क्रस्ट सबसे पतला का होगा, अब आप खुद सोचो, ये माउंटेन है, ये प्लेटू है, ये हमारा ये मीन सी लेवल आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है हमारा ओशन। अब ओशन के नीचे होते हैं मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस क्या होती है? मिड ओशनिक रिजेस वो होती है जहाँ पे ओशन का जो क्रस्ट होता है ना वो टूट जाता है। अब आप खुद सोचो कि जहाँ पे क्रस्ट में तो ऑब्वियसली नहीं रहने से रही थिकनेस सबसे कम रहेगी, तो ओशन के बेड में रहेगी। अब ओशन में भी ओशन बॉटम पे रहेगी, ओशन मिड ओशनिक रिजेस में रहेगी, क्योंकि रिजेस वो पार्ट होता है जो कि ओशनिक क्रस्ट में भी जो सबसे टूटा हुआ पार्ट होता है ना, वो होता है यहाँ से कभी भी वो आ सकता है।
नहीं तो फिर ऐसे रहता है कुछ ऐसा। यहाँ पे मैग्मा रहता है, तो मिड ओशियनिक रीजेस ही रहता है जहाँ पे वो टूटने वाला होता है। तो सबसे ज़्यादा जो थिनेस्ट, सबसे कम जहाँ पे या मतलब जिसकी थिनेस जहाँ सॉरी जहाँ पे थिकनेस सबसे कम होती है वो होता है अर्थ का क्रस्ट। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। ये अभी मैंने 3 क्वेश्चन डाले जस्ट टू शो कि अगर आप जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब बेसिक भी पढ़ के जाते हो थोड़ा बहुत, तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। यहाँ पे अगेन ऐसे नहीं कि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आपके लिए आईएएस का पेपर नहीं है कि आपको हर चीज़ के पीछे रीजंस देना है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्रस्ट क्या होता है, कोर क्या होता है, कौन सी जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ पर है, क्यों है। ओके, मुझे थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर द पेपर इफ यू गो विद अ गुड स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन अगर अच्छा लगा हो तो अगेन हमेशा की तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो आपके दोस्त लोग हैं या फिर जो आपकी जान पहचान में जो भी एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, लड़के या लड़की, अब तो लड़कियों के लिए भी एनडीए ओपन हो गया है, तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको साथ शेयर करो, उनको बताओ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड बिकॉज आई हैव ऑल्सो गिवन दिस एग्जामिनेशन, 19 में दिया है, 20 में दिया है, 21 में दिया है, सक्सेस भी देखी, फेलियर भी देखी, सो आई हैव एन एक्सपीरियंस। So my aim is to help you. So in order to help you and many such candidates like you, I need your help. मुझे आप लोगों की ज़रूरत है ताकि आप इस मेरे कंटेंट को लोगों तक पहुंचाओ। So thanks for watching. My name is Lakshit Sen. You can follow me on these IDs. तो कैसा लगा बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।